हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में चैप्टर 10 नंबर का आ रहा है और ये चैप्टर जो है केवल आधा ही पार्ट आ रहा है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। और इस वीडियो में दोस्तों हम वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो के दोस्तों आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से एक आप वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। अथवा क्वेश्चन पूछा कि गाँव में जोतदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे होती थी, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अथवा पूछा गया कि 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली 2007 में पूछा गया था दोस्तों और 2018-19 में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे आप सभी पता है दोस्तों जोतदार कौन थे। तो जोतदार वो लोग थे जो गाँवों के बड़े बड़े किसान थे। अब क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि संपदा थी तो वो अब उन्हीं का उदय जो है दोस्तों, बड़े किसानों का उदय एक जोतदारों के रूप में होता है। क्लियर। और उत्तर बंगाल में इनका उदय सबसे ज़्यादा देखा जाता है और उत्तरी बंगाल में इन्हें कई बार हवलदार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार काफ़ी शक्तिशाली थे। वे जमींदारों से भी अधिक शक्तिशाली थे या प्रभावशाली थे। इसके पीछे कई कारण थे। जैसे 19वीं शताब्दी के आरंभ तक धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और कुछ जोतदारों ने भूभागों तो हजारों करोड़ या हजारों एकड़ में भी फैले हुए थे दोस्तों। स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे अपने क्षेत्र के काश्तकार यानी किसानों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग भी करते थे। जमींदारों के विपरीत जोतदार शहरों में रहने के बजाय गांव में ही रहते थे। फलस्वरूप गरीब गांववासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण बना रहता था। जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का विरोध भी करते थे। और अगर हम देखें दोस्तों तो 18वीं शताब्दी के अंत में जो है धनी किसानों कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत करते जा रहे थे और इन्हीं किसानों को क्या कहा गया, जोतदार कहा जाता था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। और जो इनके पास नियंत्रण था, अब ये जो जोतदार थे दोस्तों, जोतदार जो है कि ज़मीन का बड़ा भाग बटाईदारों द्वारा जोता जाता था जो स्वयं अपने हल लाते थे। खेत में जोतदार जो है काम करते थे, जो है किसान काम करते थे, बटाईदार काम करते थे और फसल के बाद उपज का आधा भाग जो है वो जोतदारों को दे देते थे। और जैसे हमने कहा कि दोस्तों उत्तरी बंगाल में जोतदार जो है सबसे अधिक शक्तिशाली थे और बंगाल में कुछ स्थानों पर इन्हें हवलदार और कुछ स्थानों पर इन्हें कांटीदार भी कहा जाता था या मंडल भी कहा जाता था। और कभी कभी दोस्तों जो जमींदार फर्जी बिक्री द्वारा ही अपने जमींदारों पर नियंत्रण बनाए रखते थे और उनकी जो ज़मीनें जब नीलाम होती थी दोस्तों तो उसको कई बार जो है ये जोतदारी खरीद लिया करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। उसका जो PDF है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप सीधा हमारे द पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राम चैनल से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसे प्रतिक्रिया दर्शाई अथवा राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों को पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने पर क्यों मजबूर किया गया, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि पहाड़ी लोग कौन थे। तो पहाड़िया लोग उन लोगों को कहा जाता था जो राजमहल के पहाड़ियों पर रहा करते थे, खेती किया करते थे और वहीं पर अपने संसाधनों को मात्रा से पूरा किया करते थे। पहाड़िया लोग बाहर से आने वाले लोगों को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। अतः जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, परंतु धीरे धीरे उन्हें पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए विवश कर दिया गया। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया गया। अतः वे ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी एवं अधिक बंजर प्रदेशों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित होकर रह गए। इसका उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंततः वे गरीब हो गए। झूम खेती के लिए नई नई
से उपजाऊ ज़मीनें चाहिए थी, और परंतु अब ऐसा ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन एको का भाग बन चुकी थी। दोस्तों, दामिन एको का मतलब है कि ये वो ज़मीनें थी जो ब्रिटिश सरकार ने संथालों को दी थी, जहाँ पर वो स्थायी भूमि कर सकते थे, स्थायी कृषि कर सकते थे। इसे दामिन को कहा गया। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, अथवा 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों तथा जमींदारों का प्रतिरोध क्यों किया, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ही संथालों को बसाया गया था। ये संथाल पहले अस्थायी कृषि किया करते थे, बट ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें एक भूमि दी गई जिसका नाम था दामिन एको, और वो उसी भूमि पर स्थायी रूप से खेती करने लगे। यानी अब वो घुमक्कड़ नहीं रहे, अब वो एक स्थान पर खेती करते रहे। और संथालों को स्थायी कृषि के लिए राजमहल की पहाड़ियों में दामिन एको के नाम से भूमि दी गई थी। वे एक जगह स्थायी रूप से बस गए थे और बाजार के लिए कई प्रकार की वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे। व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे थे, परंतु उन्हें शीघ्र इस बात का आभास हो गया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। इसके कई कारण थे। संथालों ने जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर सरकार अब भारी कर लगा रही थी। साहूकार उनके ऋण पर ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। ऋण ना चुका पाने की दशा में उनकी ज़मीनें पर कब्जा कर रहे थे, और जमींदार लोग संथालों के प्रदेश दामिन एको पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश सरकार ने संथालों को दिया था। और यही कारण हुआ था कि 1850 के दशक तक संथाल लोग ये अनुभव करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासन होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्लियर। इस प्रकार दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार 1793 में बंदोबस्त को लागू करने की शुरुआत की थी, और 1793 में जो इस तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, क्योंकि जमींदारों की एक निश्चित राजस्व राशि कंपनियों को देनी होती थी, और ये राशि उसे एक निश्चित समय तक चुकानी होती थी, और ऐसा ना कर पाने की स्थिति में उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। जमींदारों को अपनी जमींदारी पर खेती करने वाले किसानों से कर वसूली का अधिकार था, परंतु अधिकांश जमींदार रैयतों से समय पर कर वसूल नहीं कर पाते थे, जिससे राजस्व राशि चुका नहीं पाते थे वो। तो इसी वजह से जो है उनकी जमींदारियां दोस्तों नीलाम कर दी गई। अगला है क्वेश्चन पूछा गया है कि पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार बनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका और संथालों की आजीविका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से 2-2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भूमि का स्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि 1793 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में एक बंदोबस्त लागू किया गया था जिसका नाम था इस्तेमारी बंदोबस्त। इसके तहत और ये जो बंदोबस्त था भूमि का स्थायी या अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकादारों के साथ किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व संग्राहक मात्र था। जमींदारों के अधीन अनेक कभी कभी तो 400 गाँव तक आते होते थे। एक जमींदारी के भीतर आने वाले गाँव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी इस संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी, और इसके बाद जमींदार यह निश्चित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी राशि कितनी मांगें पूरी करनी होगी। इसी के अनुसार वह उन गांवों से राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से आशा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। तो ये थी भूमि का इस्तेमारी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित अथवा उनकी स्वायत्तता को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, अथवा 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे आप सभी को बताया कि जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया था वो बंगाल के राजा या तालुकादार थे, परंतु अब ये राजा या जो तालुकादार थे वो अब मात्र जमींदार बनकर रह गए और ब्रिटिश सरकार के कर संग्रहकर्ता बनकर रह गए थे। और ब्रिटिश सरकार ने इनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए थे। जैसे जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उसको भंग कर दिया गया था, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दिया गया,
जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति भी छीन ली गई और समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बन गया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह से सीमित कर दिया गया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को इस सत्ता को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने अधीन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व को अदा करने में लगातार असफल रहे, इसके कारणों और परिणामों की परख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों ने जंगलों को सफाई करने तथा वहाँ से पहाड़ियों को हटाने का निर्णय क्यों किया? कोई दो कारण लिखिए। हल और कुदाल के बीच की लड़ाई क्या थी? बटाईदार या बरगदार कौन थे? इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है वो है पांचवी रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो पांचवी रिपोर्ट क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था, इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है, अथवा पांचवी रिपोर्ट इंग्लैंड में गंभीर विवाद का आधार क्यों बनी, स्पष्ट कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। 1002 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में से 800 से अधिक पृष्ठ प्रस्तुतों के थे। इनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्टों, राजस्व संबंधी आंकड़ों और अधिकारियों द्वारा बंगाल एवं मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल थी। उद्देश्य क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आलोचना भी इसकी की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर आप कीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर से 4 नंबर से 6 नंबर से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों के प्रति क्या नीति अपनाई, अथवा ब्रिटिश सरकार की पहाड़ियों पर नियंत्रण करने की नीतियों की आलोचनात्मक परख कीजिए। अथवा 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई नीतियों की परख कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दामिनको क्या थी और 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध क्यों किया। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है आपके परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से यहीं तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं। इसके अलावा इस पार्ट से दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी इसी में से पूछे जा सकते हैं, जैसे संथाल कौन थे, पहाड़िया लोग कौन थे, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, पांचवी रिपोर्ट क्या थी, और बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11 के लिए अपलोड की जा रही है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।